हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने छोटे से खूबसूरत से प्यारे से चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशंस हब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और वो उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से? अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका फ्लो ऑफ करंट। जब करंट बेटा फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है, बहता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि सर करंट क्या होता है, तो करंट होता है आपका फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। आपको कि सर चार्जेस कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कौन से? तो आपके चार्जेस दो तरीके होते हैं। पहले ये चीज़ समझो, चार्जेस आपके दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। ठीक है, फील लेके पढ़ो बेटा, फील लेके बहुत अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज, वो होता है नेगेटिव चार्ज, ये तो सबको आपको पता ही है। और जो प्रोटॉन होता है वो होता है क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये होता है माइनस का साइन, और वही ठीक मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बट ये होता है पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, इनका दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सी क्या है बेटा? सी है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज के SI यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? वो कहते हैं कूलम, और इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा? सी से। तो अब हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? फ्लो ऑफ करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज में कौन सा फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मेरा आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई एटम है, मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा आपके पास? 13। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा आपके पास? 13। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा आपके पास? वो भी कितने हैं? 13। तो ये जो होता है ये होता है न्यूक्लियस। ये पता है आपको, मैं सब बेसिक है ये, बस थोड़ा सा आपको रिपीट करा रहा हूँ। तो न्यूक्लियस में सारे के सारे क्या होगा बेटा? प्रोटॉन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव स्फीयर होता है, तो स्फीयर के अंदर सारे के सारे क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बेटा? रिवॉल्व करता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बेटा? रिवॉल्व। तो इसमें K2 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी कितने बचे बेटा? 3। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? K2L8M3। बात समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि जो प्रोटॉन है सारा का सारा कहाँ है बेटा? कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? ये सारा का सारा कंसंट्रेटेड है बेटा न्यूक्लियस के अंदर। तो मूव कौन सा करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले? जो कि बेटा आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। तो ये आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बिल्कुल लॉन्डो की तरह होते हैं, फ्री। ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फिक्स रहता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर प्रोटॉन उसकी बात करूं मैग्नीशियम की उसमें 2 होते हैं, एल्यूमिनियम में कितने होते हैं बेटा? 3। एक एटम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं बेटा? ये फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं या फिर ये मूव करते हैं। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देखूं करंट की, तो करंट क्या निकल के आया बेटा आपका? ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? सारे इलेक्ट्रॉन में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस आया वो क्या आया बेटा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी आपकी। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? प्रोड्यूस करेगा क्या? प्रोड्यूस करेगा करंट। और करंट का फ्लो क्या करेगा बेटा? क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। और यही हमारा चैप्टर है, यही हमारा चैप्टर है। तो आज जो मैंने कराया बेटा उस पर ध्यान दीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आइए बेटा पहला टॉपिक करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
किसका बेटा? चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? ये जो है इस क्लास 10th में सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये, तो उसको हम पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई भी जो बॉडी है वो एक क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब चार्ज जो है एक क्वांटिटी है। मान लीजिए जैसे कि एक चार्ज है आपका, चार्ज बॉडी 10 कूलम की, और दूसरी कितनी बेटा आपका 2 कूलम की। तो क्या हो रहा है बेटा? हमने इसको कंबाइन कर दिया, किससे? ज्वाइन कर दिया, किससे बेटा? वायर से। अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये हाई चार्ज बॉडी है, ये हाई चार्ज बॉडी है। तो हाई चार्ज बॉडी से जो लो चार्ज बॉडी है, लो चार्ज बॉडी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं एज अ होल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि भैया या फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, 2 होंगे, या फिर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या फिर एक 10⁶ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 2.5 हो गया, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, या फिर 3.5 हो गया, या 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो भले ही एक इलेक्ट्रॉन एक छोटी क्वांटिटी है, बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल नंबर। तो यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कैसा होगा बेटा? एज अ होल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड Q = NE। Q क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन ए बॉडी, कि उस बॉडी पे कितना चार्ज है। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और ये आपको पता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया आपको, कुछ सेकंड्स पहले, कि इतना चार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा देते हैं जो आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आप कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि क्या कह रहा है बेटा? चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी कितना है बेटा आपके पास? इसे Q से डिनोट करते हैं, कितना है बेटा? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, ये आपको पता नहीं है, यानी कि N निकालना है। चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है E से डिनोट होता है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस का होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको निकालना बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक कूलम में अगर किसी बॉडी को मुझे 1 कूलम का चार्ज देना है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफ़र करने होंगे। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, वी नो Q = NE, एंड N क्या होता है बेटा? Q/E। Q कितना है बेटा आपका? 1, और ये कितना है क्या? 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप कह रहे होंगे सर कि यहाँ पे माइनस का साइन आता है, इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस चीज़ को पॉजिटिव क्वांटिटी में हम लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन इग्नोर करते हैं। तो N कितना आया बेटा? ये आप ले जाओगे ऊपर, तो 1 × 10⁻+19 एंड 1.6, 1.6 से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। तो N इक्वल कितना आया? 10, एक 10 इससे ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 100 × 10⁻18 एंड दिस इज 16। 16 को डायरेक्ट डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा आपका 6.25। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6.25 × 10⁻18। तो यानी कि देयरफॉर इन 1 कूलम देयर एग्जिस्ट 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम में इतने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, कितने बेटा? 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है? तब जाके उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए मैं रब करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, रफ्तार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड करंट।
करंट मैंने पढ़ा था अभी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कि एक मान लीजिए कंडक्टर है आपके पास, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास या फिर चार्ज है आपके पास कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है। ठीक है बेटा, ये मान लो कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, ठीक है, तो उसको हमने क्यू मान लिया। तो क्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड करंट। तो करंट का जो फॉर्मूला आया आपके पास वो क्या आया बेटा आपके पास, वो आया चार्ज अपॉन में टाइम। करंट को डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। ठीक है, अब चार्ज के जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, एंड एसआई यूनिट ऑफ करंट जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा बेटा, आई से डिनोट करोगे, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, कूलम पर सेकेंड, और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम एम्पियर। क्या कहते हैं बेटा, एम्पियर। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी ये 1 मार्कर में यूनिट से देगा कि कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर, और एम्पियर किसकी यूनिट है बेटा, करंट की। ठीक है, एक और पेट क्वेश्चन है आपका जो आता है 1 मार्कर में, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो, कितना होता है, तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second across a conductor is defined as 1 ampere। डिफाइंड एज 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की क्या है बेटा आपके पास, डेफिनेशन आई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस के लिए ये चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है क्या है बेटा, कि कभी कभी आपको बोलेगा 1 मिली एम्पियर, तो ये होता है ऐसे दिखाई देगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, तो वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1 म्यू की पावर a, यानी कि म्यू a 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये कन्वर्जेंस कैलकुलेशंस याद रखना, ये आपके फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। इतने मैं यहाँ कर देता हूँ। चलिए बेटा, तो नोट करें जल्दी से, आगे कंटिन्यूशन में करंट की बात करेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं हम एमीटर। क्या होता है, एमीटर। ठीक है, आ डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, विच इज यूज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट flowing in a circuit, कि पर्टिकुलर सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है उसको कौन कैलकुलेट करेगा बेटा, एमीटर। ठीक है, ये एमीटर कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, सर्किट के अंदर, और ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो एमीटर है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये क्या है बताऊंगा बाद में, सीरीज विद द सर्किट। तो ये सर्किट के साथ क्या होता है बेटा, सीरीज में कनेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना क्यों कनेक्ट होता है सीरीज में, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। इसी लो रेजिस्टेंस की वजह से क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो लो होता है, इसी वजह से वो सीरीज में होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं। अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लोज फॉर 2 minutes in a conductor. Calculate
अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। क्या कह रहा है बेटा, अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लोज फॉर 2 मिनट्स इन अ कंडक्टर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बेटा, सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले जो जो दे रखा है गिवन वो लिख लो, पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लो। करंट कितना है बेटा, आई कितना है बेटा आपका 2.5 मिली एम्पियर, तो यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर कितना देगा, -3 एम्पियर। सेकंड क्या आ गया बेटा आपका, टाइम दे रखा है, टाइम का क्या आ गया बेटा, टी कितना है बेटा आपके पास 2 मिनट्स, यानी कितना आ गया बेटा 2 इंटू 60 कितना आ गया बेटा आपका 120 सेकेंड्स। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया है यहाँ पे कूलम सेकेंड और ये एम्पेयर में होगा, तो टाइम अगर मिनट में है तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें बेटा, सेकेंड में। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चार्ज, कितना निकालना है, क्यू। तो लिखोगे वी नो आई इजिकल टू कितना होता है बेटा, क्यू बाय टी। तो क्यू कितना हो गया बेटा, आई इंटू टी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कितना हो गया बेटा आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 120। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 आया एक, इस 10 से ये 10 गया आपका। ठीक है, अच्छा 25 12 से 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 300 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300 इंटू डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा 0.3 कूलम। तो कितना आंसर आया बेटा आपके पास 0.3 कूलम। तो हमने ये एक कंसेप्ट समझा, करंट क्या होता है, करंट आपका चार्ज अपॉन में टाइम होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड के अंदर इन अ कंडक्टर, तो उसको हम टाइम से डिवाइड करके क्या निकल जाएगा बेटा, करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर हमने कर लिया और साथ ही में हमने इसका एक क्वेश्चन लगा दिया। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ, बढ़िया मोटिवेशन के साथ। हु टरा 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 टरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो आया वो आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी से डिनोट करते हैं। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in moving a charge from one point to another point। एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को जो मूव कराता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको कैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता कहाँ से है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है आपको वो मिलता है आपको किससे बेटा, उसको मिलता है बैटरी से या फिर सेल से, सेल और बैटरी से। देखो बेटा जैसे हम आते हैं क्लासरूम में तभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्या होता है जब ये बैटरी लगती है तभी क्या होता है बेटा, चार्ज फ्लो करता है, यानी करंट फ्लो करता है। मान लीजिए जैसे कि ये है आपका, अब ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसको मैं छूँगा तो करंट नहीं लगेगा, बट जैसे ही मैंने क्या करा एक सेल लगा दिया और सेल से क्या होगा बेटा, ये करंट फ्लो करेगा। अब आपका चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए चार्ज क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज आपका है इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो करता है। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से कहाँ फ्लो कर रहा है बेटा, बी पॉइंट तक। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, वही क्या होता है बेटा आपका पोटेंशियल। बात समझ में आ गया। तो वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सेल और बैटरी देता है। अब ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है। बट जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं बेटा, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। करंट डायरेक्शन is always taken opposite to the
टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है, देखो बेटा पीडी से, पोटेंशियल से क्या होता है बेटा, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज क्या होता है बेटा, फ्लो। और जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, करंट। तो यानी कि चार्ज के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है, ये तो हमने लास्ट टॉपिक किया था। और चार्ज का फ्लो कौन कराता है, वो है बेटा पीडी। और पीडी मिलता कहाँ से बेटा, बैटरी और सेल से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ए से बी पॉइंट में फ्लो हो रहा है, बट हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो लेंगे वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है हमेशा अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बहुत ही मैंने इसको ध्यान रखना। यानी कि अगर हम देखेंगे कि एक बैटरी है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि हमारा जो करंट फ्लो करता है बैटरी में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन इसका ठीक उल्टा फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो एक फोर्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जिसकी वजह से ये यहाँ की तरफ फ्लो करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? और करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट लेंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है कितना वर्क डन कर रहे हो, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क अपॉन में चार्ज, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल एक तरह की बेटा फोर्स हो गई, पोटेंशियल एक तरह की फोर्स हो गई जो हम आगे जाके 12th क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चार्ज को मूव करा रही है, तो चार्ज को मूव कराने में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगी। वो फोर्स कौन देता है बेटा, पीडी देता है। और पीडी कहाँ से आता है बेटा, वो आता है बैटरी या फिर सेल से। तो V इक्वल टू कितना आया बेटा, W अपॉन में Q। कितना आया बेटा, W अपॉन में Q। W क्या होता है बेटा, वर्क, तो ये जूल में होगा, और ये किस में होगा बेटा, कूलम में। ये चीज़ को ध्यान रखना। तो जूल पर कूलम इसकी क्या होती है, यूनिट। तो इसकी जो SI यूनिट निकल के आई, SI यूनिट ऑफ PD जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया बेटा, जूल पर कूलम, और जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट कहते हैं, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। यानी कि इसका सिंबल भी V होता है, और इसका जो SI यूनिट का जो सिंबल होता है वो भी क्या होता है, V होता है। उसे वोल्ट कहते हैं या फिर वोल्टेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आता है आपका क्या बेटा, PD का फॉर्मूला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने बताया आपको PD का फॉर्मूला कितना बेटा आपके पास। देखो अभी तक हमने जो किया, हमने करा I इक्वल टू Q/T। ठीक है, Q/T, Q इक्वल टू NE एंड V इक्वल टू W/Q, ये पढ़ा हमने। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि करंट को मेजर कौन करता है बेटा, एमीटर। ऐसे ही जो आपका पोटेंशियल को जो मेजर करता है वो करता है बेटा कौन, वोल्ट मीटर। वो कौन करता है बेटा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहा हूँ, अक्रॉस टू पॉइंट्स। मतलब दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये कौन मेजर करता है बेटा, वोल्ट मीटर। दूसरा पॉइंट ये है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किससे कनेक्ट होता है बेटा, पैरेलल में होता है, पैरेलल विद द सर्किट। बेटा हर एक चीज़ नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट करो, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सारी एनसीईआरटी पूरा आपका एक्स्ट्रा बुक सारी कवर अप करेंगे हम। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का आगे आपका क्या बेटा, इट इज अ डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है विद द सर्किट के साथ, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाने के लिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट। ये भी आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब आपका 1 जूल का वर्क डन हो इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तो उसे क्या कहेंगे, डिफाइंड एज 1 वोल्ट। हम भी कह सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो किस में बेटा, 1 जूल।
आपका जो चार्ज है वो कितना है बेटा 1 कूलम। तो अगर हम पी डी का फॉर्मूला देखें कितना आ जाएगा बेटा वर्क अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा चार्ज, वर्क कितना है 1 जूल, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज डिफाइन एज 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है, या फिर 1 जूल पर कूलम हम कह सकते हैं किसको बेटा 1 वोल्ट को। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके कवर अप हो रहे हैं सारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नोट कीजिए, चलिए मैं रब करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए अब पीडी पे हम क्या लगाएंगे बेटा क्वेश्चन लगाएंगे। तो जल्दी से आइए क्वेश्चन करते हैं पीडी पे, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ आइए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन in moving each coulomb of charge, each coulomb of charge across 12 volt battery, 12 volt बैटरी, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ईच कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा क्या पूछ रहा है आपसे वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले तो आपको दे रखा है बेटा पीडी, क्या दे रखा है पीडी, पीडी कितना है वी, कितना दे रखा है बेटा 12 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या दे रखा है बेटा ईच कूलम, क्या दे रखा है ईच कूलम, यानी कि चार्ज कितना दे दिया बेटा आपको, यानी क्यू कितना दे दिया बेटा आपका 1 कूलम, ठीक है। पीडी दे दिया आपको, चार्ज दे दिया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है वर्क, यानी कि डब्ल्यू निकालना है। तो लिखोगे वी नो आपका पीडी जो होता है वो कितना होता है बेटा वर्क अपॉन में क्या होता है बेटा चार्ज, यानी कि वी इक्वल टू कितना होता है बेटा डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा वी इंटू क्यू। तो वी कितना है बेटा अगर 12 इंटू 1, तो डब्ल्यू कितना आ गया बेटा आपके पास 12 जूल, यानी कि 12 जूल का वर्किंग करना पड़ेगा आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज को 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस मूव कराने में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम 110 वोल्ट टू 125 वोल्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम 110 वोल्ट टू 125 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट से करना है। तो आपको क्या दे रखा है बेटा चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है चार्ज, यानी क्यू दे रखा है कितना बेटा 20 कूलम। आपको पीडी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना देगा बेटा, देखो 125 में से 110 माइनस करोगे और कितना आएगा बेटा 15 वोल्ट आ जाएगा। बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को माइनस कर देना है, बात समझ में आया। तो हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें क्या निकालना है आपको बेटा वर्क निकालना, क्या निकालना है वर्क नहीं पता, तो फिर से लिखोगे वी नो, वी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू कितना आ गया बेटा वी इंटू क्यू, वी कितना है बेटा आपके पास, वी जो है आपके पास 15 वोल्ट है और क्यू कितना है बेटा 20, तो कितना आ गया आपका 300 जूल। तो वर्क कितना आ गया बेटा आपके पास 300 जूल का, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ, जल्दी से 1 2 एंड 3। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम जो फॉर्मूले कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू कितना किया है बेटा NE, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कितना I इज इक्वल टू Q बाई T, तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो आइए इन तीनों को फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देखिए कितना मज़ा आएगा, ठीक है। आइए लिखोगे कैलकुलेट अ चार्ज ऑफ, ठीक है,
देखो इफ़ 200 इंटू 10 की पावर इफ़ 2 इंटू 10 की पावर 6 electrons flows in a conductor in 20 seconds, ठीक है, find the current comma work done, find the current comma charge and amount of work done if it travel across 200 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्या पूछ रहा है? इफ़ 2 इंटू 10 की पावर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ कंडक्टर इन 20 सेकेंड, फाइंड द करंट चार्ज एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ इट ट्रेवल अक्रॉस 200 वोल्ट। क्या क्या दे रखा है बेटा? पहले देख लीजिए सोल्यूशन में। अगर हम बात करते हैं, ट्राई करिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, नहीं तो हम कराते हैं, चलिए कराते हैं। तो पीटी दे रखा है आपको, पोटेंशियल कितना बेटा? 200 वोल्ट। ठीक है, आपको और क्या दे रखा है बेटा? टाइम दे रखा है टी। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा? 20 सेकेंड। अच्छा, आपको एक और चीज़ देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन दे रखा है, कितना बेटा? 2 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा है ये। ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है वर्क के लिए चार्ज चाहिए, करंट के लिए भी चार्ज चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? ई, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ लेने देना नहीं है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? चार्ज ऑन ए बॉडी। देखो बेटा, बॉडी पे चार्ज निकालना है जिसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है Q इक्वल टू कितना होता है बेटा? एन ई। तो n कितना आया बेटा आपके पास? n आया आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसे करा ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13। क्या आ गया बेटा? कूलम। ये आ जाएगा Q। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अब आपको निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट होता है आपके पास चार्ज अपॉन में टाइम। कितना होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। तो I इक्वल टू कितना होता है? Q बाय टी। तो I कितना आ गया? Q कितना है बेटा आपका? Q आपका ये रहा 3.2। ठीक है, तो कितना आया आपके पास? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13। टाइम कितना है बेटा? टाइम आ गया 20 सेकेंड। तो टाइम आ गया आपके पास 20 सेकेंड, तो 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 2 से काट कितना आ गया? 1.6, ये जाएगा ऊपर। तो I इक्वल टू कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एम्पियर। बात खत्म। तो आपका सेकंड भी हो गया, करंट भी हो गया, चार्ज भी हो गया। अब आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? पी डी इंटू कितना आ जाएगा बेटा? चार्ज। बात समझ में आ रही है बेटा? तो W इक्वल टू वी इंटू कितना आ गया बेटा? Q। V कितना है बेटा आपका? 200 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 200 वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया। तो कितना आ गया बेटा आपका? याद रखा 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। बेटा 10 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया और इसको ऐसे लिखता हूँ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कितना आ गया? जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन में हमने जितने भी अभी तक करे हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्ट आ गए। तो ये एक के बाद एक कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे और ये सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से इसको नोट करना है। चलिए, तो जल्दी से नोट कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। टड़ा 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 टड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बेटा आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ओम्स लॉ। क्या आ गया बेटा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द amount of current flowing is directly proportional to the potential difference across its end। बात समझ में आ रहा है?
एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास एक सेल है और एक सर्किट है। ठीक है, मान लो ये 10 वोल्ट का है, तो उसमें मान लीजिए करंट आया कितना बेटा, मान लीजिए जैसे 2 एम्पियर का आया। अब मैंने क्या करा बेटा कि इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया 20 वोल्ट, इसको मैंने कितना कर दिया डबल। तो अब मैं करंट कैलकुलेट करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा डबल, यानी कितना हो जाएगा बेटा 4। अब मैंने क्या करा कि एक और सर्किट लिया, उसमें मैंने क्या लगाया बेटा, बैटरी लगा, सेल लगाया जिसकी कितनी बेटा 40 वोल्ट। अब वो कितना, अब जैसे मैंने इसको डबल कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा डबल। कितना करंट आ रहा है बेटा इसमें 8 एम्पियर। तो आप देख रहे हो बेटा, एक रिलेशन देख रहे हो आप कि जैसे जैसे ये डबल होता जा रहा है वैसे वैसे करंट भी आपका डबल होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसे ही डबल ये डबल, पोटेंशियल फिर डबल, करंट फिर से डबल। तो आप देख रहे हो एक रिलेशनशिप बन गया है, ये दोस्ती वाला रिलेशनशिप है कि भाई तू भी बढ़ मैं भी बढ़ता हूँ आगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है बेटा, पीडी के। क्योंकि आपको पता है करंट से ही, पीडी से ही करंट प्रोड्यूस होता है, और जितना हम पीडी बढ़ाते रहेंगे उतना ही यहाँ पर करंट बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी। ये जो साइन दिखाया इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में साइन है प्रोपोर्शनल का, और डायरेक्टली क्यों लिखा है क्योंकि इसके सामने है ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या बेटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वी, और हम लिख सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बेटा, आई के। और जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आया आर। ये आर क्या है, ये आर आ गया बेटा आपका क्या, रेजिस्टेंस। ये आर क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस। वी क्या है बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है करंट। तो अब जो है आपके पास एक और वेरिएबल ऐड हुआ जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो V इक्वल टू कितना आया, आई आर, और यही क्या होता है बेटा आपका ओम्स लॉ होता है। यही क्या होता है बेटा आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स ने ही, जो एक साइंटिस्ट था, उसने एक वेरिएबल बताया जो कि रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ वायर होती है। देखो रेजिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ वायर होती है जिसके वजह से वो करंट के फ्लो को रोकता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, आइए रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर which opposes the flow of current, जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा, वायर की प्रॉपर्टी होती है। ये वायर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरी खुद की प्रॉपर्टी है पढ़ाना है मुझे, ठीक है, मेरा एक नेचर है, वैसे वायर का भी एक नेचर होता है क्या बेटा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा कि बैरियर्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को वो अपोज करता है, करंट को रोकता है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं बैरियर अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया वो ओम्स लॉ से निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा बेटा, वो आएगा पी अपॉन में क्या आएगा बेटा, करंट। यानी कि आर इक्वल टू कितना है, वी अपॉन में आई। कितना निकल के आया बेटा, वी अपॉन में आई। वी आपको पता है पी आई कितना है करंट। तो इसकी जो एसआई यूनिट आई आर की, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं ओम। ओम एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे ही कर दी, और इसको हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये ओमेगा सिंबल है, इस सिंबल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ओम को या फिर इस सिंबल को। बात समझ में आया। अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस होता है क्या है, चलो ये तो रटने वाली बात हो गई कि ये बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट है, ये करंट की वायर की प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करता है। बट एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज रुकेगा, उसका फ्लो कम होगा, और उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट उतना ही कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मूव कर रहे हैं, ये आपने एक बैटरी लगा दी प्लस माइनस की, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इतना शरीफ नहीं है कि वो सीधे सीधा भागे, ये आप लोगों की तरह थोड़ा टेढ़ा है, बट ये है मेरा।
समझिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ठीक है, ये इससे टकरा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मूव करेगा, ये इससे टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, फिर चला जाएगा पीछे, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा। बट इसका एक डायरेक्शन ये है कि इसको यहाँ ही मूव करना है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। बात समझ में आ गया? मान लीजिए जैसे कि एक मार्केट एरिया में बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, शॉप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके जूस वाले हैं, ठेले वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो जो है उनको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो है किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे एक बॉम्ब है, ठीक है, तो सब भागने लगे। बेटा जब भागेंगे तो एक दूसरे टकराएंगे, अब टकराएंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, फ्लो कम हो जाएगा। तो यही तो रेजिस्टेंस बोलता है कि अगर कोई चार्ज टकराता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है, वो फिर उठेगा, फिर भागेगा, फिर टकराएगा। तो जितनी कोलिजन होगी उतना रेजिस्टेंस आपका बढ़ता रहेगा। और इसी चीज़ कोलिजन को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सॉरी, इसी कोलिजन को क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आइंदे से आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक बात समझिए, एक वायर है जो इतना छोटा है और एक वायर है सेम लेंथ का, इतना बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज़्यादा होगी और इसमें जो है, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया तो कोलिजन क्या हो जाएगी आपकी? इसमें कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा? कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप खुद ही समझो, अगर कोई एक रोड छोटा सा है, पतला सा रोड है, उसमें लोग भाग रहे हैं तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलिजन और ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर रोड बड़ा हो गया, हाईवे हो गया, तो ज़्यादा तेज़ भागेंगे, कम कोलिजन और ज़्यादा कम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, तो फ्लो इजीली कर जाएंगे। तो ऐसे कंसिडर करो कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? कोलिजन हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा उतना उसका फ्लो कम हो जाएगा, उतना ही करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका। तो इस चीज़ को ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाया है आपको मैंने रेजिस्टेंस का, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, चलिए इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1, 2 and 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रेजिस्टेंस को और डिस्कस करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इज कनेक्टेड across a circuit, ठीक है। a current of 20 amperes flows through it, ठीक है। find the resistance। देखो बेटा, इंग्लिश में मत जाना, साइंस टीचर्स की जो होती है इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो बेटा देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि क्वेश्चन में कभी कहो कि सर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामर अलग है, सेंटेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को समझो बस, ठीक है। अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, तो ये पीडी कितना दे रखा है आपको? 10 वोल्ट, ठीक है, सिंपल सा है। करंट दे दिया आई, कितना दे दिया बेटा? 20 एम्पियर। इसमें रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपका? आर कितना है बेटा आपके पास? ये निकालना है। तो लिखोगे यूजिंग ओम्स लॉ, V इजिकल टू कितना आता है? आई आर कितना आ जाएगा बेटा? V अपॉन में आई। V कितना है बेटा? 100। ये कितना है? 20। काटा पीटा करा कितना आ गया? 5 कितना आ गया? ओम। तो R कितना आया बेटा? 5 ओम। ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो ये आया रेजिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए इसको, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जल्दी से। 1, 2, 3 नोट कर दिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर draws a current of 1.7 ampere from 110 volt. Find the
करंट ड्रॉन when it is connected with 220 वोल्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन है, काफ़ी बारी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए, ट्राई करिए खुद से, नहीं तो हम तो हैं ही आपकी सेवा में 24/7। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको और ट्राई करिए, खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए लगा लिए दिमाग, बहुत जल्दी लगा लिए, क्या बात है। आइए देखो बेटा, इसका केस 1, ये केस 1 और ये केस 2। केस 1 में क्या कह रहा है कि जो आपका पोटेंशियल कितना दे रखा है, पीटी, ये दे रखा है बेटा 110 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें करंट कितना निकला बेटा आपका, करंट आया आपका कितना, करंट आया आपके पास 1.7 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा कि अगर करंट जो है अगर मैं पोटेंशियल जो है पीडी जो है वो डबल कर दूं 220 वोल्ट, तो बताओ करंट कितना आएगा, करंट कितना इसमें होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम थोड़ा सा बढ़ा के भी एलैबोरेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा पहले हम बताते हैं, अगर ये 3 नंबर में आया तो आप कैसे अप्रोच लगाओगे। ठीक है, अप्रोच समझो। ठीक है, तो ये था आपका केस 1 केस 2। केस 1 में ये था कि पीडी जो है आपका 110 वोल्ट था, करंट इसमें कितना था 1.7 एम्पियर, और उसमें कितना आया बेटा आपका केस 2 में पोटेंशियल डिफरेंस 220 और करंट कितना आया आपका आई। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ निकालेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। तो लिखोगे यूजिंग ओम्स लॉ V इजिकल टू कितना होता है बेटा आई आर। तो R कितना आ गया बेटा V अपॉन में I, V कितना है 110 और ये कितना है 1.7, तो पॉइंट हटाया ऊपर कितना आ गया आपके पास 100, तो R कितना है बेटा 1100 अपॉन में 17 ओम। अब आपको कि सर हमें निकालना करंट है तो आप रेजिस्टेंस क्यों निकालो। देखो बेटा रेजिस्टेंस जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है वायर की जिनको इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है, ये बड़े या घटे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है बेटा, किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है अगर उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चेंज ना करें तो। बात समझ में आ रहा है, तो आपने क्या करा है, इसका सर्किट का क्या निकाल दिया बेटा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, कितनी बेटा 1100 अपॉन में 17 ओम। ठीक है, अब मैंने यहाँ फिर से क्या करा है, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या करा है बेटा ओम्स लॉ को यूज़ किया। ठीक है, तो इसमें V इजिकल टू कितना था आई आर, और I कितना आ जाएगा बेटा V अपॉन में R। तो कितना आया बेटा V कितना है बेटा आपके पास 220, ये कितना आया 1100 और इंटू कितना आया 70, ये उड़ के चला जाएगा आपका यहाँ पे 220 इंटू 17 और इंटू कितना आया 1100। ठीक है, अब मैंने बेटा 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 1100 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से 11 डिवाइड कर दिया, 2 बाय कितना आ गया आपके पास 10, यानी कितना आ गया 34/10, यानी कितना आ गया आपके पास 3.4 एम्पियर। तो यानी कि करंट कितना आया बेटा आपके पास 3.4 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है। वैसे भी देखो अब कंसेप्ट समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, मान लीजिए ये कितना था बेटा 110 वोल्ट और इसमें करंट कितना था बेटा आपके पास 1.7 एम्पियर। अब क्या हो रहा है बेटा 220 वोल्ट जा रहा है, कितना जा रहा है 220 वोल्ट, यानी कि ये कितना हो गया बेटा डबल। ये ओम्स लॉ यही तो कहता है कि जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो पोटेंशियल है और जो करंट है, इन दोनों में क्या है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, तो यानी कितना हो जाएगा बेटा इंटू 2 कर दें तो कितना आएगा बेटा इसके पास 3.4 एम्पियर। तो देखो बेटा ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो इस वायर का जैसे रेजिस्टेंस कितना निकला बेटा 1100 अपॉन में 17, तो इसका भी कितना निकलेगा 1100 अपॉन में 17। इसको कोई लेना देना ही नहीं है, इसका करंट बढ़े या घटे, पोटेंशियल बढ़े या घटे, जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। इस सर्किट का रेजिस्टेंस सेम रहेगा अनटिल अनलेस हम उसका वायर की लेंथ ना बढ़ा दें या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बढ़ा दें। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1, 2 एंड 3। चलिए मैं रब कर देता हूँ।
टुडू 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 टुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सेम मोटिवेशन के साथ, मोटिवेशन रखो बेटा अपनी लाइफ में ना, एक चीज़ ध्यान रखना, एम रखो और उस एम को पाने के लिए मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन रखोगे, एम रखोगे तो 110% आपको सक्सेस मिलेगी, और बाकी हम तो हैं ही आपको पुश करने के लिए, पीछे धक्का लगाने के, ठीक है, जस्ट चिल वाला धक्का, ठीक है। आइए अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो बेटा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको बेटा, रेजिस्टेंस को। तो पहला जो आता है वो आता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। क्या आता है बेटा, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं क्या बेटा कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is directly proportional to its length। यानी कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। समझते हैं, मान लीजिए ओम भाई ने ये किया था आपका, मान लीजिए इसकी लेंथ ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आ गया आपका, ठीक है। इसका और एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसकी क्या है बेटा, ये लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर है, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, A1 कितना मान लिया बेटा 10 ओम। अब इसने क्या करा है, इस लेंथ को बढ़ा दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रखा जितना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रखा जितना था, एरिया क्रॉस सेक्शन ये, और लेंथ कितनी कर दी 12। तो अब इसने रेजिस्टेंस जो देखा 2 है, वो पहले वाले का ट्वाइस हो गया, यानी कितना हो गया बेटा 20 ओम। अब इसने क्या करा कि भैया इसकी लेंथ को कर दिया कितना बेटा, हाफ। कितना कर दिया, हाफ, और एरिया वहीं का वही रहा, यानी कि इसने एरिया को नहीं छेड़ा, इसने लेंथ को बढ़ाया घटाया, देखा कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है। इसने लेंथ को कभी बढ़ाया, ठीक है, कभी घटाया, तो उसने देखा कि रेजिस्टेंस ठीक वैसे ही बढ़ रहा था जैसे लेंथ बढ़ रही थी। तो उसने देखा कि लेंथ हाफ हुआ, तो जब रेजिस्टेंस जो आया थर्ड वाला, वो पहले वाले की क्या हो गया बेटा, हाफ, यानी कितना हो गया 10/2, यानी कितना आ गया बेटा 5 ओम। तो उसने यही देखा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लेंथ जिस रेशियो में घटा रहा है उसी रेशियो में आपका रेजिस्टेंस भी घट रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैंने लेंथ को क्या कर दिया बेटा डबल, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था बेटा, डबल। और अगर मैं लेंथ को क्या कर रहा था बेटा, हाफ, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। तो यानी कि इससे पता चला क्या कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, लेंथ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके में नॉलेज आती रहेगी, और जैसे जैसे नॉलेज आती रहेगी आपका इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारा मेन मोटिव है कि आपके इंटरेस्ट पे काम करना, आपकी नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। और आपसे पढ़ाई से लव हो जाएगा, लव, प्यार इश्क और मोहब्बत हो जाएगी आपको, किससे, पढ़ाई से। और यही हमारा मेन मोटिव है बेटा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा हम करते हैं बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या बेटा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to area of क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, एरिया के। इक्वेशन मान लो 2, इसको मान लिया मैंने 1। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई एरिया है और लेंथ इतनी है, एरिया ये आ गया ए, तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, मान लो तो 10 ओम। फिर से वही करते हैं, अब हमने क्या करा कि एरिया को बढ़ा दिया, लेंथ वहीं की वहीं रखी, एरिया कितना आ गया बेटा 2 है। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस आया पहले वाले क्या आ गया बेटा, हाफ, यानी कितना आ गया बेटा 5 ओम। अब हमने क्या किया कि एरिया को कर दिया क्या बेटा, हाफ कर दिया, एरिया को कितना कर दिया बेटा, हाफ कर दिया। तो जो रेजिस्टेंस आया R3
पहले वाले क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा डबल, यानी कितना आ गया बेटा 20 ओम। समझ रहे, ओम शांति ओम। तो आप समझे बेटा 20 ओम आया आपका, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और जैसे जैसे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो यानी कि क्या होगा, अगर एरिया जो है डबल है, ठीक है, अगर मैं एरिया को क्या कर दूँ बेटा, डबल कर दूँ, डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इसको हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए वाला डबल हो जाएगा। ये कौन बेटा, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड जो आया आपका वो आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर, T। तो हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with increase in temperature, with increase in temperature। वाओ, मेरा एक्सेंट डोनाल्ड ट्रम्प जैसा हो गया, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका बेटा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, प्रोपोर्शनल वाला साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर कोई कहे कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये ना साफ सर गलत है, ना इंसाफी है माय लॉर्ड, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 ले लिया मैंने 10 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस उसका कितना है बेटा, मान लो ये 20 ले लिया, रेजिस्टेंस उसका ले लिया मैंने कितना है बेटा, 10 ओम। अब T2 टेम्परेचर में 22 डिग्री सेल्सियस में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसका 40 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया बेटा मेरा, मान लो कि 12 ओम हो गया। सपोज दैट मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने इसको डबल किया, बट ये डबल नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, बट डबल नहीं होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी ऐसा हो क्यों रहा है भाई, एक बात समझो, अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, उनमें वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है चाचा जी, भतीजो, समझ में आ रही है कि नहीं, कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। चौथा जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। चौथा, नेचर ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on the material of which conductor is made up of। बात समझ में आ रही है कि वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है, वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल के साथ देते हैं भाई साहब, बिल्कुल हाई देवी और सज्जनों ध्यान दीजिए। जैसे आपका जो है निक्रोम है, निक्रोम क्या है बेटा, एक अलॉय है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है Ni निक्रोम का, और एक और ले लेते हैं कॉपर। कॉपर का क्या है बेटा, कॉपर वायर है, और ये क्या है, एक मेटल है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है Cu, ठीक है। तो जो निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस शॉर्ट आपके रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अलग मटेरियल से बना हुआ ही अलग है। ये जो होता है निक्रोम वायर, अगर हम देखेंगे कि जो निक्रोम वायर है, ठीक है, ये 60 टाइम्स ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर से, ठीक है। ये इसका नेचर है। जैसे मेरा नेचर बड़ा इको फ्रेंडली है, दोस्ती बनाना, दोस्ती बढ़ाना, ठीक है, मोहब्बत रखना, बहुत ही काइंड है,
हेल्पफुल नेचर है मेरा काफ़ी, ऐसे सबका अलग अलग नेचर होता है। ऐसे क्या होता है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग नेचर होता है, कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, कोई कम देता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इतना इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा, ये काफ़ी एक अच्छा सा खूबसूरत सा लेक्चर हमने आज आपके लिए अपलोड किया है। बड़ी मेहनत लगती है बेटा, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें प्यार देना बहुत सारा और हमें लाइक्स बहुत सारे देने हैं। ठीक है बेटा, ताकि हमारी मोटिवेशन बनती रहे, बढ़ती रहे और आपके लिए हम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड करते रहें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी और हमारा भी और अपना भी और पढ़ाई का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, विद सेम डेडिकेशन एंड विद सेम पैशन के लिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।